इसी सत्र को आगे बढ़ाते हुए अगले गेस्ट के रूप में मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री दीपक प्रकाश जी, बीजेपी के राज्यसभा सांसद, और इनसे बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूँ श्री अभिषेक सिन्हा जी से पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें श्री दीपक प्रकाश जी का। बीजेपी के राज्यसभा सांसद महोदय, तालियां भी आपकी ओर से हो। मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। जनादेश 2024 की तमाम स्मृतियां आपके जन्म दे रही हैं। स्मृति बहुत धन्यवाद। और अपने वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक सिन्हा जी से निवेदन करती हूं श्री दीपक प्रकाश जी के साथ संवाद स्थापित करने के लिए। धन्यवाद राष्ट्रीय जी। स्वागत करते हैं न्यूज 11 की तरफ से दीपक प्रकाश जी। आपका राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश इस वक्त हमारे बीच हैं। सवालों का सिलसिला जारी होगा। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है। कुछ न कुछ तो चुनाव से संबंधित ही रहेंगे, कुछ तल्ख भी रहेंगे, कुछ मीठे भी रहेंगे। आप जन नेता रहे हैं, हमेशा से लोगों के बीच रहे हैं। सीधे राज्यसभा में लैंडिंग हुई, महसूस कैसा कर रहे हैं अभी? माइक ले लें सर। पार्टी के एक कार्यकर्ता के हैसियत से पार्टी विभिन्न जिम्मेवारी तय करती है और पार्टी जो जिम्मेवारी तय करती है उसको हम 100% देने का अपने तरफ से प्रयास करते हैं। पार्टी के बूथ के अध्यक्ष के कार्यकर्ता के रूप में वॉल राइटिंग में, दीवालों में झंडा लगाना, और हम सब लोग जानते हैं कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी विथ डिफरेंस पार्टी विथ डिफरेंसेस है पार्टी, और ये दूसरे राजनीतिक दल से अलग के अलावा वर्कर विथ डिफरेंस है, आइडियोलॉजी विथ डिफरेंस है। और कुल मिलाकर के जिस कार्यकर्ता के जिम्मे में जो काम मिलता है उसके दृष्टि और लक्ष्य एक ही होता है, नेशन फर्स्ट। और नेशन फर्स्ट हमारी प्राथमिकता है। हम देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं और गरीबों के उत्थान के लिए काम करते हैं। निश्चित तौर पर गरीबों के उत्थान के लिए काम करते हैं सर। 2004 का चुनाव मोदी की गारंटी पर निकला, 2014 का चुनाव माफ कीजिएगा, 2019 का चुनाव भी मोदी की गारंटी पर निकला, 2024 का चुनाव भी मोदी की गारंटी पर लड़ रहे हैं आप लोग। चुनावी मुद्दा कब बदलेगा? देखिए, मुझे फक्र है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। मुझे फक्र है कि हमारे पार्टी के नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और हम सबको जानते हैं मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी क्या? देश के मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने की गारंटी, देश को परम वैभवशाली तक पहुंचाने की गारंटी। मोदी की गारंटी समावेशी विकास की गारंटी। मोदी की गारंटी अंत्योदय, समाज के अंतिम सीढ़ी में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके उत्थान की गारंटी। और इसलिए आप देखते होंगे कि जब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार शपथ लिया तो शपथ में स्पष्ट रूप से उनका ध्येय सामने आया। उन्होंने कहा कि ये हमारी सरकार गरीब कल्याण के प्रति समर्पित सरकार जी। और उन्होंने कहा ही नहीं बल्कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश और दुनिया के अंदर दिखाने का काम किया कि जो मोदी कहता है वो करता है, और मोदी की गारंटी है। इसीलिए 141 करोड़ जनता, देश की जनता आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मोदी केवल देश के अंदर ही नहीं दुनिया में आज सबसे लोकप्रिय है। और सब भारतीयों का मस्तक ऊंचा हो जाता है जब ये ध्यान में आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। निश्चित तौर पर गर्वान्वित होने वाली बात है आप लोगों के लिए भी। सारे भारतीयों की बात कर लें तब तो मुद्दे अलग हैं, क्योंकि विपक्ष भी है, उनका भी जनाधार है, मुद्दे बदलेंगे।
5 न्याय 25 गारंटी लॉन्च हो गई है मोदी की गारंटी के खिलाफ। 5 न्याय और 25 गारंटी कल कांग्रेस ने लॉन्च किया है। न्याय की गारंटी है, महिला न्याय की गारंटी है, युवा न्याय की गारंटी है, श्रमिक न्याय की गारंटी है, किसान न्याय की गारंटी है, साझेदारी में हिस्से की गारंटी है। क्या इतनी गारंटियां आप लोगों ने छोड़ रखी थी? देखिए, कल कांग्रेस ने झूठा घोषणा पत्र जारी किया है। वो झूठ का पुलिंदा है, पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। देश की जनता को फिर से भ्रमित करने की साजिश है, षड्यंत्र है। और लोगों ने देखा है, देश के आजादी के बाद जब कांग्रेस के हाथ में शासन था जी, तब किस तरह से गरीब के ऊपर अन्याय और अत्याचार होते गए। आदिवासी हो, दलित हो, वो कितने परेशान थे। किस प्रकार से पूरे देश को लूटखंड बनाने का काम कांग्रेसियों ने किया। घोटालों का रिकॉर्ड, प्रतिस्पर्धा चलाने का काम किया और पूरे दुनिया में भारत का मस्तक अगर कोई नीचे किया तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस नेहरू से लेकर के नरसिम्हा राव तक, मनमोहन सिंह तक घोटाले ही घोटाले होते रहे और झारखंड उससे छूटा नहीं रहा। यहां पर तो कोयले घोटाले हुए, हम कैसे भूल सकते हैं। कांग्रेस उस घोषणा पत्र में एक पन्ना मैं देखना चाहता था, मुझे समझ आ रहा था कि एक पन्ना और उनको जोड़ना चाहिए था, वो माफीनामा का। और वो माफीनामा ये होना चाहिए था कि मैं इतने लंबे समय तक शासन किया और अपने शासन काल में हमने देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, पूरे देश में लूटखंड बनाने का काम किया, घोटालों का देश बनाने का काम किया। इसलिए मैं देश की जनता से माफी मांगता हूं। उसमें उल्लेख करना चाहिए था किस प्रकार से नारी अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, किसानों के साथ अन्याय, नौजवानों के रोजगार के सवाल पर आत्मा में प्रहार करने का काम कांग्रेसियों ने किया। देश की बड़ी एक भूभाग चीन के हाथों में देने का काम कांग्रेसियों ने किया। एक बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर पाकिस्तानियों के हाथ में देने का काम किया। किसने किया? हमारे सैनिकों के मस्तक को नीचा करने का काम इन्हीं कांग्रेसियों ने किया। उनको माफी मांगना चाहिए देश की जनता से, अपने माफीनामा लिखना चाहिए। और तो और मैं एक वाक्य कहकर अपनी पूरी बात को खत्म करना चाहता हूं। उनको माफी मांगना चाहिए। क्यों? कि राम के अस्तित्व को उन्होंने इनकार किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया था कि राम नाम का कोई अस्तित्व नहीं है का। उनको मांगना चाहिए माफी कि राम इस भारत के एक एक लोगों के आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। उनको माफी मांगना चाहिए कि राम मंदिर बनाने में मैंने अवरोध पैदा किया था, रोड़ा अटकाने का काम किया था। हम माफी मांगते हैं देश की जनता से। उनको माफी मांगना चाहिए कि धारा 370 और 35 लगा करके हमने भारत के एक बड़े भूभाग को पाकिस्तानियों के नजदीक लाने का काम किया था। उनको माफी मांगना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ऐसा इसलिए नहीं हो सका कि कांग्रेस फरेब और षड्यंत्रकारियों का एक जमात है जो केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीना चाहते हैं। वो देश के लिए कभी काम नहीं किया है, गरीबों के कल्याण के लिए कभी नहीं काम किया। इसलिए कांग्रेस आज जिस प्रकार से स्थिति, उनके इतिहास के कालखंड को देखिए। अंग्रेजों ने कांग्रेस को बनाया था, ए.यू. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। इसलिए अंग्रेज की नीयत और नीति भी कांग्रेस के अंदर दिख रही है आज भी। मोदी जी ने जमुई में जो अभी आम सभा की, उसमें भी उन्होंने कहा कि राम के अस्तित्व को नकारा था। राम मंदिर बनाने में सबसे बड़े जो रुकावट थे उसमें आरजेडी और कांग्रेस थी। लेकिन यह भी सच्चाई है कि भाजपा स्टैब्लिश हुई है राम के नाम पर। भाजपा राम मंदिर से स्टैब्लिश हुई, चाहे आडवाणी जी की बात करें, रथ आडवाणी के रथ की बात करें, वहां से लेकर आज तक 2024 में आकर जनता को जो वादे हुए थे पूरे हुए, बाकायदा कोर्ट के माध्यम से पूरे हुए, प्रोसीजर से पूरे हुए। जब कोर्ट में जाकर पूरे हुए, चुनावी मुद्दा है, निश्चित तौर पर भाजपा नहीं उठाया था और अब प्रमाणित भी हो गया, तो इसका क्रेडिट आप लोगों को लेना बनता भी है। लेकिन राम के नाम को नकारने की बात जहां तक आती है तो कहा गया था ये भाजपा का जो लिमिटेड प्रोग्राम है, तो इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। रही बात इस बात की दीपक प्रकाश जी की, विपक्ष का आरोप यह लगता है कि जिस भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे थे
वो हमेशा भाजपा को विपक्ष में दिखाई देता है, वो हमेशा दूसरे नेताओं में दिखाई देता है। और भाजपा के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जब भी वो विपक्ष के लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं, चाहे हेमंत बिस्वा की बात करें, कई और अन्य नाम है, नाम गिनाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब जांच की रफ्तार धीमी बता रहा है, विपक्ष का आरोप रहता है। आपके दो प्रश्न हैं। एक पहला राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संदर्भ में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भारत में उनका जन्म हुआ था, इस पर कोई विवाद नहीं। अयोध्या में जन्म हुआ था, इस पर कोई विवाद नहीं। हमारे पूर्वजों की त्याग और तपस्या 500 वर्षों से चल रही थी, इसमें भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। लाखों लोग अपने कुर्बानी दिए थे राम मंदिर के बनाने में। जिस प्रकार से बाबर ने आकर के उसको ध्वस्त किया था, हर सनातनी के मन में था कि राम मंदिर बनना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं था, यह विषय भारत के हर एक नागरिकों का था, हर सनातन धर्म के मानने वालों का था। जहां तक भारतीय जनता का पार्टी का प्रश्न है, जनसंघ काल से लेकर के भारतीय जनता पार्टी हर कार्यक्रमों में, हर अधिवेशनों में हमने प्रस्ताव पारित ही नहीं किया, बल्कि राम मंदिर जनता की आकांक्षा थी। उस आकांक्षा को पूरा करने के लिए उस संघर्ष में पूरे हिंदू समाज ही नहीं, सनातन समाज ही नहीं, सभी सर्व समाज के लोग शामिल हुए। हमको फक्र है कि उस कार्य सेवा में मुझे भी 2 बार जाने का अवसर मिला, मुझे आज भी फक्र है। और मैं ये मानता हूं कि राम आस्था के प्रतीक हैं और आज भव्य राम मंदिर बना। शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी ने किया उस भव्य मंदिर का, और उसका उसकी पूजन भी मोदी जी ने किया। यही तो मोदी की गारंटी जी। दूसरा विषय आपका था, दूसरा विषय आपका था भ्रष्टाचार के संदर्भ में। जी, विपक्ष का आरोप है। भ्रष्टाचार के संदर्भ में, भ्रष्टाचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरा विषय ये था, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, अंकुश लगना चाहिए, लगना चाहिए। तो सीबीआई, ईडी की स्थापना किसने की थी? 68 वर्ष कांग्रेस ने की थी जी। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, यह कोई भारतीय जनता पार्टी ऐसा बनाया, ऐसा नहीं है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष से बना है। हम भ्रष्टाचार के विरोधी रहे, हम घोटाले के विरोधी रहे, और कोई भी अगर भ्रष्टाचार करेगा, घोटाला करेगा, तो मोदी की गारंटी है उसको कारावास, जेल जाना ही पड़ेगा, जेल जाना, या भाजपा में लाना होगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं जी, जितने छापे पड़ रहे हैं ईडी के, उनके घरों में पैसे निकल रहे हैं, नहीं काले धन निकल रहे हैं। 1,29 करोड़ रुपए काला, 1,39,000 करोड़ रुपए, 39,000 करोड़, मेरा करेक्ट फिगर होगा तो जी। उतने पैसे काले धन किसके थे? गरीब के पैसे, गरीबों के कल्याण के लिए पैसे भेजे गए थे। किन लोगों ने लूटा? जो लूटेगा उसको जेल जाना पड़ेगा मोदी जी के शासन में, चाहे कोई हो। और आपने देखा, झारखंड के संदर्भ में देखा, बिहार के संदर्भ में देखा, कानून अपना काम करेगी, कानून को कोई काम करने में अवरोध कोई पैदा नहीं करेगा। यह है मोदी की गारंटी। एक आरोप लगते हैं कि काम केंद्रीय जांच एजेंसियां करती हैं, जैसे ईडी जांच करती है, ईडी कार्रवाई करती है, लेकिन क्रेडिट भाजपा ले जाती है। भाजपा को ईडी की कार्रवाई की जानकारी मीडिया से और लोगों, दर्शकों से पहले पहुंच जाती है। जनता जानती है जी। जनता ही क्रेडिट दे रही है बीजेपी को, बीजेपी की सरकारों को क्रेडिट देगी, इसलिए दे रही है कि विकास का प्रतीक अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। विकास की प्रतीक को एक व्यक्ति और नेतृत्व करता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, और दूसरे तरफ घोटालों का कोई प्रतीक है तो घमंडिया गठबंधन, घमंडिया गठबंधन। जी। इसलिए जनता हमको आज क्रेडिट दे रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई संघर्ष करके उस पर अंकुश लगाने का काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। और एविडेंस आ रहा है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे माननीय हेमंत सोरेन जी के खिलाफ जी। एविडेंस आ रहा है, इसीलिए इनको कोर्ट से कोई जमानत नहीं मिल रहा है। अगर हमने गलत ढंग से उनको गिरफ्तार किया, ईडी और सीबीआई ने अगर उनको गलत ढंग से गिरफ्तार किया, आपने तो किया या ईडी ने किया? ईडी ने, मैं उनके आरोप पर कह रहा हूं, उनके आरोप पर कह रहा हूं, उनके आरोप पर कह रहा हूं। तो यदि हमने किया या
एजेंसी ने किया, यदि की बात मैं कह रहा हूं, तो न्यायालय से उसको रिलीफ मिलना चाहिए कि नहीं, जमानत मिलना चाहिए कि नहीं, न्यायालय में जमानत तो तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब, इसका सीधा और सीधा अर्थ है कि उस दाल में कुछ काला ही नहीं, बल्कि पूरी दाल काली है, पूरी दाल काली। पूरी दाल काली है। 5500 पन्नों का चार्जशीट ईडी ने सौंपा है कोर्ट को हेमंत सोरेन के खिलाफ, और हेमंत सोरेन ने अभी तक अपनी बेल भी मूव नहीं की है कोर्ट में। लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें, झारखंड पर अगर बात करें, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, कैसे देखते हैं जो INDIA गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा था, आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा चेहरा था, वो जेल में है, और जेल जो भेजा गया है वो महज 8 एकड़ जमीन, भूइंहरी जमीन पर कब्जे के लिए भेजा गया है। कैसे साधेंगे आदिवासी आपके लिए महज आदिवासी वोटर्स को? आपके लिए महज 8 एकड़ होगा। नहीं, मेरे लिए नहीं है ये। मैं आपको बताता हूं, ये मैं झामुमो की बात कर रहा हूं। महज की बात आपने कहा, महज नहीं है, वो सेना की जमीन है, सेना की जमीन। जो सेना अपनी जीवन को होम करने के लिए तत्पर रहता है, जो सैनिक देश के लिए जीता है, देश के लिए मरने के लिए भी तत्पर होता है, उस जमीन का घोटाला करने वाले को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी? नहीं सर, थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। सेना की जमीन में दूसरे लोग आरोपी हैं, छवि रंजन आरोपी हैं, विष्णु अग्रवाल आरोपी हैं। हेमंत सोरेन जिस जमीन में आरोपी हैं वो भूइंहरी जमीन है बड़गाई की, 8 एकड़ 8.86 डिसमिल जमीन। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, उसको करेक्ट कर लीजिएगा इस कार्यक्रम के बाद जी। मेरा आग्रह है, अगर किसी ने गड़बड़ किया, नहीं जाना चाहिए, गड़बड़ जो किया है कि नहीं किया है आपकी नजर से? नहीं, मेरी नजर की बात मैं आपकी नजर- जब सब जुडिस मैटर है तो उस पर हमारी नजर नहीं हो सकती। अगर किसी ने गड़बड़ी की है जी। तो उसकी सजा कानून सम्मत CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट के तहत मिलना चाहिए कि नहीं मिलना नहीं, मिलना चाहिए। अगर जो भी वही मिल गड़बड़ रहा है। करेंगे मिलना चाहिए। वही मिल रहा है। नहीं, सजा तो मिलनी अभी बाकी है सर, हाँ। सजा तो अभी मिलेगी। तो ये लेकिन सजा- आदिवासियों की जो जमात है, जो वोटर्स आदिवासी हैं, उन तक ये संदेश जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहेंगे राज्य के किसी भी पॉस एरिया में कोई बहुत बड़ा जमीन कब्जा कर सकते थे। 8 एकड़ जमीन बड़गाई में साधेंगे कैसे आप लोग आदिवासी नहीं, वोटर्स को? आदिवासी का मसीहा बनने का कोई प्रयास न करे। जी। सबसे ज्यादा आदिवासी सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास है, सबसे ज्यादा आदिवासी विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है, सबसे ज्यादा आदिवासी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, और आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास है। आपने दिया है, ये भारतीय पहली बार। जनता पार्टी ने इस राज्य को बनाया आदिवासियों के नाम पर नहीं, बल्कि विकेंद्रीकरण के नाम पर। यहां पर आदिवासियों के हित के लिए भारत के राष्ट्रपति कोई आदिवासी महिला को किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। अलग मंत्रालय अगर किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। संथाल भाषा को, संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने का अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और तो और अलग मंत्रालय आदिवासियों के हित के लिए, कल्याण के लिए अगर किसी ने बनाने का काम किया तो अटल जी की सरकार ने किया। ये तो आंदोलन को बेचते थे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले अपने आंदोलन को, अलग राज्य के आंदोलन को एक बार नहीं 16 बार बेचने का काम किया, 16 बार। और सच में अगर इस राज्य की स्थापना किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। इसलिए इस राज्य को हमने बनाया है, इसको संवारने का, इसको विकास करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। भाजपा के राज्यसभा सांसद है श्री दीपक प्रकाश जी, दावे किए हैं इन्होंने, राज्य को इन्होंने बनाया है, इसका विकास भी यही करेंगे, इसको संवारने का काम भी यही करेंगे। लोकसभा चुनाव सर पर है, निश्चित तौर पर चुनौतियां बड़ी हैं, कई सिटिंग सांसदों के टिकट भी कटे हैं, रणनीति कुछ नहीं होगी। चुनाव के परिणाम बताएंगे कि क्या आता है चेहरा, किसके चेहरे पर जनता दांव लगाती है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद दीपक प्रकाश जी आपका न्यूज़ 11 के कॉन्क्लेव में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।